मध्य प्रदेश चुनाव में सितंबर का महीना सियासत को गरमाने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी करेगी तो कांग्रेस अपनी पहले लिस्ट जारी करने जा रही है। दोनों पार्टियों के लिस्ट में एक दूसरे के मजबूत किले शामिल होंगे, जिसे भेदने के इरादे से दोनों पार्टियां मैदान में उतरेंगी। पहली लिस्ट से रणनीतिक तौर पर बढ़त ले चुकी बीजेपी दूसरी लिस्ट में किन सीटों और समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नाम तय करेगी, ये देखने वाली बात होगी। 17 अगस्त को बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। कयास है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 60 से ज्यादा नामों का ऐलान किया जा सकता है और ये सभी सीट कांग्रेस की मजबूत सीटें हो सकती हैं। दरअसल बीजेपी ने हारी हुई 103 सीटों को आकांक्षी विधानसभा का नाम दिया है, जहां बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है और इन सीटों में पहली लिस्ट की ही तरह वही जिताऊ कैंडिडेट का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जिसका नजारा पहली लिस्ट में देखने को मिला था। दिल्ली के दिल में क्या है पहली सूची में सबने देख लिया। 39 प्रत्याशियों की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में चुनाव की एक नई इबारत लिखी है और ये इबारत की देश में शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। कमजोर सीटों पर या ऐसी सीटें जो हम नहीं जीते, ऐसी कठिन सीटों पर प्रत्याशी पहले घोषित करना पूरे देश भर में इतिहास में पहली बार ये प्रयोग हुआ। उस प्रयोग को मध्य प्रदेश में किया गया। बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है तो कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत भी कर चुकी है। कांग्रेस की मांग है कि घोषित उम्मीदवारों के खर्च पर निगरानी रखी जाए और नॉमिनेशन के पहले का खर्च चुनावी खर्च में ही जोड़ा जाए। बात कांग्रेस की पहली लिस्ट की करें तो बीजेपी की ही तरह कांग्रेस की पहली लिस्ट में वो सीटें शामिल होंगी जिसे कांग्रेस कमजोर सीटों में गिनती है। यकीनन इसमें वो 66 सीटें शुमार होंगी जिन पर पूर्व सीएम दिग्विजय पीसीसी चीफ कमलनाथ को रिपोर्ट दे चुके हैं। कांग्रेस के भीतर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा, मंथन और फीडबैक का दौर जारी है। हालांकि पीसीसी चीफ ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि जिन्हें तैयारी करने के संकेत देने थे वो दिए जा चुके हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस की लिस्ट भी सितंबर की शुरुआत में सामने आ सकती है। कोई पीछे नहीं है। भाजपा को सरकार गंवानी है और हमें सरकार बनानी है, तो हम बनाने के हिसाब से हमारी एक्सरसाइज हो रही है। उन्हें गंवानी है तो चाहे किसी को भी दे दो, उस तर्ज पर भाजपा काम कर रही है। हमारे टिकट बेहतर से बेहतर होंगे और सरकार बनाने के लिए होंगे और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए होंगे। जाहिर है कि बीजेपी पहली लिस्ट की ही तरह दूसरी लिस्ट में चौंकाएगी, तो कांग्रेस की लिस्ट में भी चौंकाने वाले नाम और सीटें सामने आ सकती है। समय रहते नाम आने से नेताओं को प्रचार प्रसार का मौका मिलेगा, तो विरोध में उठ रहे स्वर को भी बैलेंस किया जा सकेगा, ताकि नेताओं की नाराजगी किसी भी सीट पर हावी ना हो। जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, सितंबर का पहला हफ्ता चुनावी सरगर्मी को अगले चरम पर ले जाएगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस की लिस्ट में भी कमजोर सीटों पर नाम पहले घोषित होंगे? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जिताऊ कैंडिडेट का फॉर्मूला नजर आएगा? सवाल नंबर 3, क्या चुनाव आते आते पार्टियां विरोध में उठ रहे स्वर शांत कर पाएगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत का सितंबर। वक्त को भी क्या पंख लगते हैं साहब। अभी कल ही की बात लगती है कि सरकार बनी 2018 में, पहले कांग्रेस की, फिर ज़बरदस्त फेरबदल होता है, दल बदल होता है और सरकार फिर बाई इलेक्शन के बाद बनती है बीजेपी की। फिर कोविड नाम की एक महामारी पूरी दुनिया को थर्रा देती है, भारत भी उसके अछूता नहीं है, वो भी चली जाती है और इन तमाम झंझावातों के बीच में अगला चुनाव भी आ जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वक्त कहीं थमा था या ठहरा था। और वक्त क्यों थमेगा सर? दार्शनिक तो कहते हैं हम बीत जाते हैं, वक्त कहाँ बीतता है। तो कुल मिलाकर बात यही है जो नाथ संप्रदाय में कही जाती है कि जाग मच्छंदर गोरख आया गोरख आया। तो चुनाव आया और चुनाव आने के साथ अब ये सियासत का सितंबर भी खड़ा हो गया आपके हमारे सामने। 5 से 8 अक्टूबर के बीच में आचार संहिता, फिर प्रचार का चरम और दिवाली, दशहरे, नवरात्रि के बीच में घोषित हो जाएगी मतदान की तिथि, उसके पहले ही। और फिर नवंबर में वोटिंग और दिसंबर के पहले सप्ताह में सरकार। अब बताइए सरकार, कहाँ वक्त बचता है इसमें?
चलिए, दोनों दलों की तैयारियों के बरक्स सियासत के सितंबर पर एक बार फिर नज़र डालते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, सेवा दल के प्रमुख योगेश यादव जी। बहुत स्वागत करता हूं योगेश जी आपका। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं हमारे साथ, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के, चुनाव के रणनीतिकार हैं, उनका बहुत स्वागत। मनोज सैनी है एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका बहुत स्वागत। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ। निश्चित रूप से सियासत का सितंबर दिखाई देने वाला है, क्योंकि सितंबर वो माह होगा जब दोनों पार्टियां अपनी अपनी टिकटें घोषित कर रही होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर एक बढ़त बनाई है, लेकिन ये बढ़त बरकरार रहे, अब इसकी तैयारी है शरद जी भारतीय जनता पार्टी की। और 103 ऐसी सीटें हैं जिन्हें आकांक्षी विधानसभा कहा गया है, उनमें से 39 पर प्रत्याशी घोषित हो गए। तैयारियां ये है कि 64 सीटें जो बाकी बची है पहले उन पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाए। उनमें भी छिंदवाड़ा जैसी जो सीटें हैं वहाँ ऐसे चेहरे दिए जाएं जो एक मुकाबला दिखा सके और एक मैसेज उनकी तरफ से जा सके। तो इसकी तैयारियां लगभग पूर्ण है। अंतिम दौर में जिस दिन भी चुनाव समिति की बैठक हम लोग के सामने आ जाएगी कि दिल्ली में आज चुनाव समिति की बैठक है, मान लिया जाएगा कि उस दिन जो बाकी सूची बची है वो घोषित हो जाएगी। इसी तरह कांग्रेस भी इस पर काम कर रही, लगातार उन्होंने 64 सीटें ऐसी तलाशी है जिस पर दिग्विजय सिंह पहुंचे और वही 64 सीटें उनकी भी घोषित होने वाली। तो अगली सूची जो होगी वो चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, 64 सीटें इसमें दिखाई दे सकती है, ऐसी संभावना प्रबल है, जिसकी तैयारियां दोनों तरफ से की गई, यानी ये सितंबर में होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात एक ये भी आ जाती है कि जब आप इतने पहले घोषित कर रहे हैं, जैसा आज कांग्रेस ने उसको मुद्दा बनाया, निर्वाचन आयोग को शिकायत दर्ज कराई, यदि इतने पहले से आप प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं तो उसके खर्च का क्या होगा। ये तो सच है कि खर्च तो बढ़ेगा, एक एक प्रत्याशी 2-2.5 महीने जो खर्च करेगा, प्रतिदिन जाकर जो कार्यकर्ता उसके सामने खड़ा हो जाएगा, गाड़ी बाकी चीज़ें, तो वो खर्च क्या चुनाव में जुड़ेगा, ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर विचार करने के लिए निर्वाचन आयोग को कहा गया। तो बड़ा सवाल यही कि आगे चलकर ये बड़े मुद्दे के रूप में तब्दील होगा, यानी सियासत गर्माती नजर आ रही है और जब सितंबर जैसे ही आएगा तो ये और बड़ी तेजी से हो जाएगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, अर्ली स्टडी के अपने फ़ायदे भी हैं और अपनी चुनौतियां भी हैं। अब ये 39 टिकट जो आपके हैं, ये लोग अच्छी मेहनत करेंगे तो नतीजे अच्छे मिलेंगे, और मेहनत करने के बाद अगर थोड़ा भी थमे और रुकने की कोशिश की कि हम तो प्रतिद्वंदी से आगे हैं, तो चुनौती भी है। फिर और भी दूसरी चुनौतियां हैं, आप एक्सपोज हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की भी सूची आने वाली सितंबर में, आपकी दूसरी तो कांग्रेस की पहली। ये बढ़त लेने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका भी हो सकता है। किस तरह आप देखते हैं सियासत का ये सितंबर, क्या बीजेपी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है? देखिए, मैं आपके स्लोगन में तीसरा शब्द जोड़ता हूं, क्योंकि देखिए दर्शकों के लिए रोमांच, कौतूहल और सभी कुछ बना रहना चाहिए, रोचकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर का जो आप लोगों ने सियासत का सितंबर सोचा है, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सितमगर होके कांग्रेस के लिए साबित हो और हम रणनीतिक रूप से भी उनको हतप्रत करें, जैसा हमने अभी 39 की सूची में किया है। और बिल्कुल सही है, ये 39-0 की सूची है शरद जी, तो हमको तो शून्य से शुरू, हम शून्य पे हैं ही। और जो कांग्रेस बार बार इधर शिकायत उधर शिकायत कर रही, भाई वो तो तय करके बैठी है कि इन 39 जगह पर जो सिटिंग एमएलए थे उन्हीं को टिकट देना है, किसी का टिकट थोड़ा ना कटना है, बता दो नहीं तो किसका कटना है। तो उनके तो घोषित प्रत्याशी हैं ही, हमारे भी घोषित हैं, तो अब दोनों मैदान में है, अपना अपना काम कर रहे हैं। रहा सवाल, देखिए अर्चा खर्चा, चुनाव आयोग अस्तित्व में तो आता है जब चुनाव की आचार संहिता लगती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आईपीसी सीआरपीसी मौजूदा हैं उसका पालन कराती हैं। तो ये कांग्रेस का उसकी तरफ जाना ये बताता है कि कांग्रेस थोड़ी सी परेशान है, और उसका कारण भी है कांग्रेस के जो समर्थक और समर्थक विश्लेषक हैं, उनका मानना ये है कि 39 में से 15 प्लस पर बीजेपी की स्थिति अच्छी इस वजह से हो सकती है क्योंकि उन्होंने इन प्रत्याशियों का चयन किया है और उनको 3 महीने पूरे लगभग दे दिए हैं, 2.5 से 3 महीने। तो और ये इनमें से अधिकांश वो हैं शरद जी जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि वो बूथ को समझते हैं, वो यूथ को समझते हैं, वहाँ के राजनीतिक समीकरण को समझते हैं और उस पर काम करेंगे। तो स्वाभाविक है कि जब हम ऐसी कठिन सीटों पर जिस पे हम नहीं जीते हैं एक बार दो बार, जब हम 25 दिन का समय देते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वो कभी कभी समय की वजह से भी नुकसान होता है।
तो उसको छांटकर हमने उसको पर्याप्त समय दिया है और संगठन मजबूती से साथ में खड़ा है चलिए, और साथ जी। साथ शिवराज जी की सरकार पूरी खड़ी हुई है उनके जी, साथ में। जी। तो स्वाभाविक है कि हमको एक अपर एज मिलेगी और इस वजह से नेचुरली इस रणनीति के सामने जो कांग्रेस है वो थोड़ी सी परेशान जरूर है। योगेश जी, आपकी टिप्पणी। जी, शरद जी, आपने जिस तरीके से समय के पहिए क्या जो विश्लेषण किया है वह वास्तव में बड़ा दार्शनिक और मन को छू जाने वाला है। वास्तव में धन्यवाद। समय के पहिए की ही मैं गति मानता हूं कि 2018 के बाद जिसके बाद एक कांग्रेस ने आघात को झेला, एक धोखे के आघात को, उस आघात को भी उस समय वो धोखा बहुत बड़ा धोखा लग रहा था, लेकिन समय का पहिया इतना तेज चलता है कि हम वापस कर ही पा गए। और इस आत्मविश्वास के साथ कि 2018 के बाद भी हम निरंतर चलते रहे, निर्बाध चलते रहे, और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस का जन सैलाब उमड़ रहा है। इसमें कोई संशय नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आप भोपाल में भीड़ देख रहे हैं, सैलाब देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कांग्रेस में आगमन देख रहे हैं, और वो जन सैलाब इस बात का संकेत है कि कांग्रेस का परचम लहराने जा रहा है। खैर, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का सवाल है तो कुछ वैधानिक उसमें संशय हो सकते हैं और उसमें हमारे जो विधि विशेषज्ञ हैं कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि डॉक्टर वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कोई भी कार्रवाई से अब कांग्रेस परेशान नहीं है। हमारी अपनी नीति है, हमारी अपनी रणनीति है, हमारे अपने बढ़ते हुए कदम हैं, और उन कदमों के अंतर्गत हमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी अब हमारे मुकाबले के अंतर्गत है। जहां तक चयन कमेटी का सवाल है, जैसे आपने डिसाइड कर दिया कि कांग्रेस को तो टिकट तय है, तो ऐसा मत मानिए। कांग्रेस अभी नए परिवेश, नई विचारधारा और नए उससे कार्य कर रही है। हम जनता के सर्वे पर टिकट कर रहे हैं। मैं स्वयं चयन समिति का सदस्य हूं। 20 अगस्त को हमारी बैठक हुई है, उसमें बहुत सारी रणनीतियों को तय किया गया। उसका उद्घोष मैं नहीं कर सकता, कुछ राजनीतिक मर्यादाएं होती हैं, लेकिन मैं आपको इतना संकेत दे रहा हूं कि जिस तरीके से हमें जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, और हमें अब लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की हम आलोचना करके ही जीत पाएंगे। अब तो क्रिएटिविटी हमें बताना है कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से विकास के राह पर लेकर आना है, किस तरीके से एक बीमारू राज्य को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारा लक्ष्य है, और ये आपकी जो लिस्ट आई है इसकी कोई प्रभावशीलता नहीं। आपके अपने मुद्दे, आपकी अपनी लड़ाई, भोपाल में क्या हो रहा है, भोपाल में किस तरीके से आंतरिक विद्वेष शुरू हो गए हैं, तो ये बहुत सारे वो रहते हैं कंकान। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस उस विश्वास के अंतर्गत चली गई है कि जब भारतीय जनता पार्टी उसके लिए लक्ष्य नहीं रह गई है, अब लक्ष्य ये रह गई कि जनता की जो अभी तक की परेशानी है उसके निजात के लिए कांग्रेस को अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करना। बोलिए हितेश जी, बोलिए। थोड़ी सी बात, बहुत अच्छी बात योगेश जी ने आज कही है, चूंकि खुद चयन समिति के सदस्य हैं, उनकी मर्यादा है, लेकिन उन्होंने आज बंसल न्यूज़ के इस कार्यक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है शरद जी कि इन 39 सीट्स पर सर्वे के आधार पर टिकट तय होंगे, यानी कि सिटिंग एमएलएज ही चुनाव में जाएंगे, ये तय नहीं है। ये आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ है सर, और यही हमारा विनिंग एज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, इनकी बात पूरी हो जाए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी, तो यही हमारा विनिंग एज है कि जिन 15 सीटों पर सूची आते ही कांग्रेस को असहजता लगी है, उन पर वो उम्मीदवार बदल सकती है। इसमें कोई सिटिंग एमएलए बड़ी खबर है, निश्चित तौर पर कर सकती है, इसको ये कंसीडर कर रहे हैं जी। ये मैं एक डिसाइफर करके चीज को रख रहा हूँ। ठीक है योगेश जी। देखिए शरद जी, बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं मैं, और बड़े बेबाकी तरीके से कह रहा हूं कि अब हमारे उसमें महाराजा का कोटा परमिट नहीं है, बाल हट नहीं है, हमारे अंदर ये लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो तो छोड़ दीजिए सर। उसी लाइन पर बात कर रहा हूं। जनता का सर्वे सर्वोपरि है, ये बॉटम लाइन है आपकी, अच्छी बात है। बिल्कुल जनता की लाइन ही मतलब ये बदलेंगे। हमारे वहाँ भारतीय जनता पार्टी वाली हट धर्मिता नहीं चल रही कि जिसका बदलेंगे ना टिकट, भोपाल में विरोध हो रहा है, और भोपाल में विरोध हो रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं नहीं टिकट तो नहीं बदले जाएंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपको मिल गई है। महाराजा हमारे साथ थे, महाराजा चले गए, उनके साथ उनकी हट धर्मिता भी चली। ब्रेकिंग 39 टिकट कांग्रेस के बदलेंगे सिटिंग एमएलए। चलिए, आपको बदलेंगे किसने शब्द को कहा? ये शब्द तो आप मेरे मुंह से छीन रहे हैं। और कहा सर्वे के ऐसा योगेश जी ने नहीं कहा है कि टिकट बदले जाएंगे, ऐसा कतई नहीं कहा है सर्वे के आधार पर तय होंगे। ना करें,
आप मतलब संभावनाएं अगले हैं। शब्द का प्रयोग उनका नहीं सिर्फ ये किया कहना है कि हम डॉक्टर सुयोग्य हितेश उम्मीदवार वाजपेयी देंगे। अगले Yes, शब्द का तो प्रयोग नहीं probability of किया, change is always लेकिन there, चयन- that means. लेकिन चयन गुप्त सर्वे के आधार पर होगा। उन्होंने ये नहीं कहा, बिल्कुल यही बिल्कुल यही 39 बड़ी लड़ेंगे। खबर है। चयन सर्वे के आधार पर होगा, Yes. एक कॉन्फिडेंशियल। हमारे 39 यही लड़ेंगे, लेकिन नहीं, शरद लेकिन जी। ये तय नहीं किया जा सकता डॉक्टर वाजपेयी की 39 के 39 जो हैं वो जीतने योग्य नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह रहा। जी। हमारे 39 तय हैं। जी। कांग्रेस का कहना हम इसमें उनमें परिवर्तन जो कर कांग्रेस लेंगे। के सिटिंग है, हो सकता है वो फिर परिवर्तन फिर कर निकल कर आए। यही कहना जी। चाहता हूं जी। मैं कोई चलिए, दुरावेश में चलिए, नहीं कह चलिए। रहा। या तो मनोज, कह दें कि यही 39 लड़ेंगे। जी, मनोज जी, ये सितंबर जो है, ये सितंबर दोनों पार्टियों के लिए सितमगर ना बने, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ द लास्ट रिसॉर्ट। ये आखिरी मौका है आपके लिए, अंतिम विकल्प है कि रूठों को मना लीजिए, जो भितरघाती हैं उनको भितरघात करने से रोक दीजिए, बाई हुक बाई क्रुक, और जो भी निर्णय लेने हैं उन निर्णयों में दुविधा मत दिखाइए, तुरंत निर्णय लीजिए। जिनको लाना है उनको लेकर आ जाइए, जिनको मनाना है उनको मना लीजिए, जो रणनीतिकार अभी तक घर बैठे हैं उनको बुला लीजिए, फ्रंट फ्लोर पर खड़ा कर दीजिए, क्योंकि दोनों पार्टियों में बीजेपी में अधिक प्रतीत होता है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, लेकिन समीक्षक ये कहते हैं कि कांग्रेस में कम नहीं है। चूंकि मीडिया की पूरी निगाह बीजेपी की तरफ है, इसलिए कांग्रेस के भीतर जो चीजें हैं, चुनौतियां हैं इक्वली ही दोनों पार्टियों में ये चुनौतियां। इस पर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं और ये सितम ढाने वाला समय है अब दोनों पार्टियों के, चाहे कार्यकर्ताओं की बात करें। आप देखिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिनों में कुछ सुधार किए हैं, उसका रिजल्ट भी दिखाई दिया है कि 39 सीटें घोषित कर दी गई। बाकी सीटों पर जो विचार चल रहा है सरजीत, 30 तारीख के आसपास दूसरी सूची आना चाहिए था, लेकिन उसमें और 2-4 दिन का समय लग सकता है, जो खबरें हैं। तो सितंबर में वो सूची दिखाई देगी। उसके पीछे भी वजह है कि जो जहां है, अमित शाह जी ने भी बार बार जब चंबल ग्वालियर में बैठक हुई तो मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने बंद कमरे में यही कहा कि सब भूल जाइए, अब जो कुछ है वो सिर्फ ये है कि प्रत्याशी आपका कौन होगा और हर मतदाता को ये बता दीजिए। कमल का निशान, जिसका जिक्र हम पहले करते रहे कि शायद बीजेपी अभी भूलती रही है, तो उसकी तरफ बीजेपी बढ़ चली। कांग्रेस के भीतर कुछ परिवर्तन, जैसे जेपी अग्रवाल जी पहले यहाँ प्रभारी थे, उनको हटाया गया और वो वही थे। आपको याद होगा, मैंने खुद उनसे बंटू मन में चर्चा की थी, उन्होंने कहा था कि मनोज जी हम 64 सीटें बहुत पहले घोषित करने जा रहे हैं, तो वो तो नहीं कर पाए। कांग्रेस ने घोषित कर, भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया, एक फौरी तौर पर बढ़त ले ली। तो इस चीज़ों की तरफ शायद कांग्रेस को संभलने की भी ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है। अजय सिंह की तरफ से कुछ और खबरें आ रही है, पचौरी साहब की तरफ से कुछ और खबरें आ रही, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी एकजुटता की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस के भीतर से कुछ ऐसी खबरें आ रही है। आज हालांकि कमलनाथ जी ने जब मुरैना पहुंचे तो इस बात से इनकार किया, उन्होंने कहा ये चलता रहता कांग्रेस के परिवार में, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सब काम कर रहे हैं, चुनाव जीत कर आएंगे। लेकिन ये सच है सरज जी कि सर्वे ही आधार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो। प्रत्याशी यदि कांग्रेस में बदलना पड़ेंगे 39 सीटों पर देखकर, तो बिल्कुल कमलनाथ उसमें लेकिन कहीं अब कोई ये कोताही नहीं समय बरती। छिपाने का नहीं है, ये जताने का समय है कि सब कुछ बेहतर है और उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करने का समय है। सिर्फ डॉक्टर बिनिंग, हितेश वाजपेयी, बिना नरेंद्र सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, एक बड़े नेता, दिग्गज नेता के यहाँ बीजेपी के पहुँचे, डॉक्टर शेजवार, गौरीशंकर शेजवार। बड़ा अच्छा लगा होगा शेजवार जी की मुस्कुराहट में छायाचित्र में देख रहा था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कोई ये भी कह सकता है बड़ी देर की मेहरबान आते आते। देखिए सर जी, ये सब आपके आकलन के सिरे हैं और हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसको सुनते हैं ध्यान से, और उस आकलन के सिरे में यदि कोई रेमेडी निकल के आती है तो हम काम करेंगे। देखिए हम बहुत खुले विचारों के हैं। बड़ा अच्छा उत्तर है, और राजनीतिक क्या क्लासिक उत्तर है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ सर, क्योंकि कई बार सर आप लोगों की स्क्रीन से भी हमको चीज़ें पता लगती है। बहुत व्यापक संगठन होता है, सार्वजनिक जीवन होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए कोई ऐसी कोई गठाने थोड़े ना बांध के चलना है अपने को, ना हम कांग्रेस के लिए बांधते हैं। भाई जैसा मनोज जी ने कहा, भाई हमारे 39-0 पर हमारे 39 फिक्स हो गए शरद जी, हम तो नहीं कह रहे उसमें बदलाव करेंगे, ये तो हमारा स्टैंड हो गया। कांग्रेस का इन्हीं 39 के ऊपर 39 प्लस के साथ में
उन्होंने एक राइडर रखा है कि हम सर्वे देखेंगे और उसमें तय करेंगे, मतलब संभावनाएं हैं बदलने की, तो इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेटजीज है अपनी अपनी, और इसी के कारण हमारा ऐसा मानना है कि हमने कांग्रेस को एक चुनौती प्रस्तुत की है। मैं बहुत सम्मानजनक शब्दों में कह रहा हूं, मैं किसी की मर्यादा का हनन नहीं कर रहा हूं। अब इस चुनौती का सामना वो कैसे करते, क्या करते, वो सामने जब आएगा तो हम उसका भी आकलन करेंगे जैसे आप कर रहे हैं सर। और बिल्कुल आपका कहना ठीक है, जितने भी देखिए चुनाव के समय में जिनसे बातचीत की जाना चाहिए, जो की वोटर्स होते हैं, हमारे पुराने कार्यकर्ता होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, या कि उनकी कुछ बातें हैं, तो उनको तो सुना जाना ही चाहिए, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और डॉक्टर शेजवार जी या डॉक्टर उनके बेटे मुदित शेजवार जी कोई बात चाहते हैं तो सब हमारे परिवार के हैं शरद जी, हम बात तो करेंगे ना कि नहीं करेंगे। योगेश जी आपके यहाँ भी मसला यही है कि सबको मना लिया जाए, सबके साथ काम में लग जाया जाए, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक मंजर होता है कि जब नेतागण और वरिष्ठ कार्यकर्ता काम करते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे होते हैं। जी शरद जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इसमें कोई संशय नहीं कि कांग्रेस के अंदर पहली बार इतना महसूस हो रहा है, इतनी पारदर्शिता हो रही है कि जो बाल हट थी, जो हठधर्मिता थी, जो कोटा का लाइन था कि हमारा कोटा इतने तो हमारे टिकट होंगे, वो शायद महाराजा के साथ सब चले गए। और अब कार्यकर्ता के मामले में कांग्रेस में रह के कांग्रेस भूल जाते हो। सुन लीजिए नहीं, लेकिन सर देखिए, मैंने कहीं पर भी कोई डेरोगेटरी कमेंट किसी के लिए नहीं किया शरद जी। तो मेरा अधिकार बनता है ना कि मैं भी बताऊं कि क्या गुटबाजी है आपके यहाँ पर, अजय सिंह जी का टिकट काटने के लिए। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए योगेश जी, सुन लीजिए डॉक्टर साहब, सुन लीजिए जी। कोई बात ऐसी रखो कि आप एक दूसरे को चोट ना पहुंचाओ जी। क्योंकि आप यदि योगेश जी आप मुद्दे पर आ जाइए, नेता को चोट मुद्दे पर आ पहुंचाएंगे तो मैं रिटेलिएट करूंगा। हाँ ठीक है, आपका रिटेलिएशन जो है वो दर्ज हो गया। आपकी बात रखिए, आप विचलित हो गए फिर। हाँ नहीं भाई, हमारे नेता के बारे में आप पर्सनल डिबेट आपका समय किल कर रही है योगेश जी। क्यों विचलित हो रहे हैं आप? नर्वस क्यों हो रहे मेरे हैं? नेता को आप अपनी बात कहिए, आपका समय जी। कहना बाद में कहिएगा। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, बाद में कब कहूँ? 8:30 बजे के बाद कहूँ मैं आपसे? कैसी बात कर रहे हो? वाजपेयी जी इनको बोलने दीजिए, वाजपेयी जी बोलने दीजिए, वाजपेयी जी मेरा आग्रह है बोलने दीजिए। मुझे भी फिर तो टिप्पणियों योगेश जी बोलिए काय की हठधर्मिता होती है। योगेश जी बोलिए योगेश जी। भाई हठधर्मिता कमलनाथ जी ने करी, उन्होंने हाँ, तो बोला था बोलिए चलो चले जाओ सड़क जी। तो भाई 28 लोग चले गए, तो हठधर्मिता तो कमलनाथ जी की हुई ना, विश्वासघात तो कमलनाथ जी ने किया ना। इस पे डिबेट नहीं है, इस पर समय जी। योगेश जी जो सरकार खरीद फरोख्त करके, जो काय की खरीद फरोख्त करे, आज तक आज कुछ आप साबित कर नहीं पाए। रोज आप खरीद कर लोगों को लेकर आ रहे हैं, आप कैसे लेकर आ रहे हैं रोज? बताइए, आप क्या बड़े ईश्वर तुल्य संगठन है क्या कांग्रेस को कोई जानता नहीं है क्या कि कांग्रेस का कैसा विचार होता है, कैसा आचरण होता है? योगेश जी आपका समय समाप्त हो रहा है तेजी से। आप दूसरों पर अनर्गल टिप्पणियां करके सोच रहे हैं आप श्वेत हो जाएंगे। वाजपेयी उनको बोलने दीजिए जी। सर ये टिप्पणियां नहीं करे नकारात्मक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो उसका मैं अगर वक्त रहेगा मैं आपको समय दूंगा, उनको बोलने दीजिए। नहीं है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, खरीद फरोख्त किया भाई आपके आरोप लगाने से होता क्या? चलिए सर, बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, किसान किस का। नमस्कार।